फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। आज हम बात करेंगे कंक्रीट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब के साथ लगाए जाते हैं, लाइक इज, एम, आर, हैज़, हैव। तो इनके साथ क्या लगाना चाहिए, इन्हें सिंगुलर ट्रीट करना चाहिए, प्लूरल ट्रीट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कंक्रीट नाउन की। इट इज़ अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस, टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल। कंक्रीट नाउन ये एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी 5 सेंसेस में से एक में से। हमारी 5 सेंसेस होती हैं टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल। यानी कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसे हम या तो टेस्ट कर सकें, या टच कर सकें, या देख सकें, या सुन सकें, या सूंघ सकें, इन पाँचों में से एक के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। अब ये 5 सेंसेस को आइडेंटिफाई कराने वाले जो ऑर्गन होते हैं, तो टेस्ट हमें टंग से आता है, टच फील से करते हैं, साइट आइज से देख सकते हैं हम आइज के द्वारा, हियर जो सुन सकते हैं वो हम ईयर के द्वारा, और स्मेल करते हैं नोज के द्वारा। ये 5 ऑर्गन्स हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसमें कि इन 5 सेंसेस में से एक या 2 सेंसेस के द्वारा उसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। जैसे कि एक पेन है, उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो हमें दिखाई भी दे रहा है, प्लस हम उसे टच भी कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 सेंसेस के द्वारा उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम उसे सी देख भी सकते हैं और साथ ही साथ टच भी कर सकते हैं। रेनबो है, उसे हम सी देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। कैंडल है, उसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो ये इन सेंसेस के द्वारा आइडेंटिफाइड हो रहा है, इट मीन्स ये एक कंक्रीट नाउन है। और ड्रीम और रिटायरमेंट, इसके विपरीत अगर हम जाएं तो ड्रीम और रिटायरमेंट जो है वो कंक्रीट नाउन नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि ड्रीम सपना है। सपना जो है वो एक अनुभव होता है, वो हम अपने इमेजिनेशन से बनाते हैं। ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके, टच कर सकें। तो ड्रीम और रिटायरमेंट ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो कंक्रीट नाउन नहीं कहलाते। ऐसा इसलिए आपको बताया गया जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो कंक्रीट नाउन वो भी होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। मैथमेटिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज कंक्रीट नाउन। अब एक वर्ड है मैथमेटिक्स, जो गणित होता है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी मानते हैं, भाववाचक, और कंक्रीट नाउन भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम मैथमेटिक्स को एज अ फॉर्मूला, एज अ क्वेश्चन या प्रॉब्लम देखते हैं, जब हम मैथ्स का कोई फॉर्मूला, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, तो वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, तो तब हम उसे कंक्रीट नाउन मान के चलते हैं, क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आप देख रहे हो कि उसे हम एज अ फॉर्मूला देख रहे हैं, एज अ क्वेश्चन देख रहे हैं, एज अ प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए कंक्रीट नाउन है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स को एज अ फील्ड देखते हैं, एक क्षेत्र के रूप में, कि जो मैथमेटिक्स है उसका क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है, या फिर इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, तो जब हम उसे एज अ फील्ड देखते हैं तब इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है। ऐसा ही सेम साइंस में होता है। साइंस में लॉज होते हैं, थ्योरीज होते हैं, जब हम उसे एज अ लॉ या थ्योरी देखते हैं तो वो कंक्रीट नाउन होती है। लेकिन अगर हम उसे एज अ फील्ड देखेंगे तब उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द नाउन, फॉर्म ऑफ नाउन। नंबर ऑफ द नाउन के अकॉर्डिंग नाउन के फॉर्म क्या हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें रूल्स बताए थे मैंने। नंबर ऑफ द नाउन के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बताए थे, उसी में आपको बताया था कि 2 नाउन होते हैं जो कि नंबर ऑफ द नाउन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो पहला फॉर्म है सिंगुलर नाउन। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन डिनोट्स 1 पर्सन, प्लेस और थिंग। जो सिंगुलर रूप होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द नाउन, तो वो बताता है कि कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग वो संख्या में एक है, जैसे कि चेयर, कंप्यूटर, नाइफ। प्लूरल नाउन, जो प्लूरल फॉर्म है, ये नाउन डिनोट करता है कि कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग जो है वो मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, जैसे कि कंप्यूटर्स, नाइफ्स, चेयर्स, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। अकाउंटेबल नाउन डिनोट्स दैट विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हो, लाइक एप्पल, चेयर्स, सेकेंड्स, पैन, बैग, बॉटल, कैरेट, रुपीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा। ये जितने भी वर्ड्स हैं आप इन्हें काउंट कर सकते हो, तो ये काउंटेबल नाउन होते हैं। वी यूजुअली ऐड वन ऑफ द आर्टिकल्स अ, एन और द और अ नंबर बिफोर काउंटेबल नाउन्स। हम ज़्यादातर इन काउंटेबल नाउन के पहले या तो अ, एन और द लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक एप्पल है,
तो उसके लिए हमें अ और एन लगाना पड़ेगा। और मान लीजिए 4 एप्पल है तो हम उसके आगे कोई नंबर ऐड कर देंगे कि ये 4 एप्पल हैं, ठीक है। तो जितने भी जो काउंटेबल नाउन होते हैं मोस्टली हम उसके आगे, अगर वो सिंगल है तो हम एन और द यूज करते हैं, और अगर सिंगल नहीं है, संख्या से एक में ज्यादा है, तो एक नंबर डाल देते हैं कि कितने एप्पल हैं, कितने चेयर्स हैं। तो काउंटेबल नाउन में हमेशा यूजुअली हम आर्टिकल्स को ऐड करते हैं या फिर कोई नंबर उसके पहले लिख देते हैं। बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। इट रेफर्स टू थिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। इसमें वो थिंग्स आती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मिल्क। मिल्क आप उसे गिन नहीं सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो। नॉलेज जो ज्ञान है, शुगर, साल्ट, मनी, फर्नीचर एक्सेट्रा। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि रुपीज़ और मनी, रुपीज़ काउंटेबल में आ रहा है क्योंकि जब भी हम कभी पैसा गिनते हैं तो उसे हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। आप जो वर्ड मनी है, हम पूरे जहान की जो धन है या दौलत है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो मनी वर्ड है वो अनकाउंटेबल में माना जाता है। हम पूरे वर्ल्ड का जो मनी है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अनकाउंटेबल में माना जाता है। रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि जब भी हम मुद्रा की बात करते हैं या पैसे की बात करते हैं तो हम उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं गिनने के लिए, तो वो गिने जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पूरे मनी की तो वो अनकाउंटेबल माना जाएगा। We do not use a और an with uncountable nouns। हम uncountable nouns के साथ कभी भी अ और an का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये गिने नहीं जा सकते हैं। तो अब जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती तो उसके आगे अ और an हम लगा नहीं सकते। However, we can say a cup of tea, a pinch of salt। फिर भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर टी है, अनकाउंटेबल है, लेकिन हम अ कप ऑफ टी बोल देते हैं। ऐसे ही एक चुटकी नमक है तो उसके लिए हम अ पिंच ऑफ साल्ट, इस तरीके के वर्ड्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जो कि प्लूरल दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में वो सिंगुलर हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स एक्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स हैं इसके लास्ट में एस लगा हुआ है तो कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि ये प्लूरल हैं लेकिन एक्चुअली में ये सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिक्स है वो एक सब्जेक्ट है तो इसलिए ये सिंगुलर है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, लेकिन दिख रहा है ऐसे जैसे प्लूरल है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और वो इनमें हेल्पिंग वर्ब लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आर लगा देते हैं उनके आगे, लेकिन आर नहीं लगता क्योंकि ये सिंगुलर है। लाइक अगर आपको आ जाए मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट तो उसमें इज आएगा, आर नहीं आएगा। एस लगा हुआ है तो ये ना समझे कि ये प्लूरल है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो प्लूरल हैं, लाइक सीजर्स। आपको पता है कि कैंची है तो कैंची तो एक ही है, आप सोचेंगे कि ये सिंगुलर है लेकिन ग्रामर में वो प्लूरल है क्योंकि आप देखेंगे कि जो कैंची होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो 2 पार्ट्स में बनी होती हैं, शॉर्ट्स हैं, जीन्स हैं, ट्राउजर्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, बाइनोकुलर्स हैं, ये दूरबीन होती है, सन ग्लासेस, सेविंग्स, ट्यूब्स, टोंग्स होता है चिमटा। आप चिमटे को देखते हैं तो उसके भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको लगेंगे कि सिंगुलर है क्योंकि कैंची है एक है, आप मानोगे सिंगुलर है लेकिन ये एक्चुअली में प्लूरल होती है क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं, तो इसलिए हम इसको ग्रामर में प्लूरल ट्रीट करते हैं। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, जीन्स, बाइनोकुलर्स, सन ग्लासेस, ट्राउजर्स, सेविंग्स, ट्यूब्स, टोंग्स, वेजेस, क्लोथ्स, आर्म्स। आर्म्स मीनिंग दान होता है, ALMS, उसका मीनिंग होता है दान। थैंक्स, रिमेन्स, प्लायर्स, पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, चिल्ड्रन। ये सारे ही वर्ड जो हैं वो प्लूरल हैं, लेकिन आपको लगता है कई बार कि ये वर्ड्स जो हैं वो सिंगुलर है। कुछ वर्ड्स को देखकर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ट्राउज़र है, आपको लगेगा ट्राउजर्स वर्ड से कि ये एक सिंगुलर है, लेकिन नहीं, क्योंकि जो ट्राउजर्स हैं, जीन्स हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं तो इसलिए उसको हम प्लूरल मान के चलते हैं। सम नाउन आर नॉट चेंज्ड इन प्लूरल फॉर्म, दे आर यूज्ड सेम इन सिंगुलर और प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड्स, इन्हें तो आप याद रखिए हमेशा कि ये सेम सिंगुलर में भी यही रहते हैं और प्लूरल में भी यही रहते हैं। कहने का अर्थ है अगर आप उसे जब एक वचन में प्रयोग कर रहे हो, जैसे डियर वर्ड है, अगर आप डियर एक से ज़्यादा हो जाएंगे, हिरन एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो भी वो डियर ही रहेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं। डियर, शीप, फिश, फिश का फिशेज नहीं हो जाएगा, फिश ही रहेगा सिंगुलर में भी और प्लूरल केस में भी। ज्यूरी, सीरीज, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये सारे वर्ड ही ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। सम कलेक्टिव नाउन इफ सीम्स टू हैव सिंगुलर सेंस, यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब विद द कलेक्टिव नाउन, अदरवाइज प्लूरल। कलेक्टिव नाउन जो है
अगर उसमें सिंगुलर का सेंस आ रहा है। बात हो रही है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं। इज एम आर में से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एम तो आपको पता ही है कि आई के साथ लगेगा, लेकिन इज आर में इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले हमें सेंस बनानी पड़ती है जिनमें कलेक्टिव नाउन आ जाए। तो ऐसे में कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी जिससे आप इस चीज़ को क्लियर कर सकें। तो कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं, अगर उनका सिंगुलर सेंस आए तब तो आप उसका जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो सिंगुलर लगाएं, इज या वॉज। लेकिन अगर उसका सेंस प्लूरल आता है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। द टीम इज गोइंग टू श्रीलंका नेक्स्ट वीक। जो टीम है वो श्रीलंका जाने वाली है अगले हफ्ते। यहाँ पर जो टीम की बात हो रही है, अब टीम कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि इज लगाएं या आर लगाएं। अब यहाँ पर इस टीम के साथ हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो टीम की बात हो रही है वो एज अ कंट्री कि पूरी टीम जो है वो श्रीलंका जा रही है, नेक्स्ट वीक जा रही है। अब वो खेलने के लिए जा रही है, एज अ कंट्री जा रही है। एज अ कंट्री हम उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर एक सेंटेंस ऐसा आता है, द टीम डैश शॉपिंग टुडे। अब टीम जो है वो शॉपिंग कर रही है। अब जब वो शॉपिंग करेगी तो उसमें प्लेयर्स जो है वो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ, वो इंडिविजुअल करेंगे ऐसा तो नहीं है, वो एज अ टीम शॉपिंग करेंगे। जो टीम के प्लेयर्स हैं वो शॉपिंग करेंगे और अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर हम उसे एज मेंबर्स देख रहे हैं। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आर आएगा। कहने का मतलब है जो टीम कलेक्टिव नाउन है, अगर उसे हम एज अ कंट्री देखा जा रहा है, एज अ टीम देखा जा रहा है, तो वहाँ पर उसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन जब एक सेंटेंस का सेंस ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर शॉपिंग टुडे ना होता, ईटिंग होता, ईटिंग विद देयर फैमिली मेम्बर्स, अगर वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो इंडिविजुअली खा रहे होंगे, अलग अलग प्लेयर्स कर रहे होंगे, तो इसलिए वहाँ पर आर आएगा क्योंकि यहाँ पर हम उन्हें एज मेंबर्स देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल है इसी से रिलेटेड, द कमिटी। ये कमिटी वर्ड जो है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। अब इसका सेंस क्या बनेगा, द कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। तो यहाँ पर ये एक कमेटी की बात हो रही है, यानी कि पूरी एक मेंबर्स की जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कमेटी आर अलाउड टू गो टू मीट देयर फैमिलीज। यहाँ पर जो कमेटी है उसको अलाउ कर दिया गया है अपनी फैमिलीज से मिलने के लिए। अब यानी कि जो मेंबर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया अपनी अपनी फैमिलीज से मिलने के लिए, तो यहाँ पर एज अ मेंबर्स देखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर आ रहा है। सेम वही चीज़ हो रही है कि अगर कमेटी जो हम देख रहे हैं, अगर उसे हम एज अ टीम बात कर रहे हैं कि मेंबर्स की पूरी कमेटी है, तो वहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, जो सिंगुलर के लिए लगता है। लेकिन नेक्स्ट में हमने आर इसलिए लगाया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हम एज मेंबर देख रहे हैं उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द क्राउड इज शाउटिंग हर नेम। क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है, जो लोगों की भीड़ होती है उसे क्राउड बोला जाता है। तो इसमें हमने सिंगुलर इसलिए माना है इसे, द क्राउड इज शाउटिंग हर नेम। जो भीड़ है वो चिल्ला रही है उसका नाम। यहाँ पर इसे हमने सिंगुलर ट्रीट किया, इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर सपोर्टिंग मी एंड दे आरंट, बोथ द क्राउड्स आर हेयर। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो भीड़ है वो मुझे सपोर्ट भी कर रही है, और आरंट का मतलब है आर नॉट, और नहीं भी कर रही है। यानी कि यहाँ पर दोनों टाइप का क्राउड है, बोथ द क्राउड्स आर हेयर। एक सपोर्ट करने वाला भी और एक जो सपोर्ट नहीं कर रहा उसकी भीड़ भी है। तो दो क्राउड्स हो गए, इसलिए यहाँ पर हमने दे आर लगाया है। उस सेंस में लगाया क्योंकि जो क्राउड्स आ रहा है वर्ड, यानी कि जो भीड़ है उसके भी दो ग्रुप है, एक तो जो सपोर्ट कर रही है, एक जो सपोर्ट नहीं कर रही है। इसलिए हम यहाँ पर इसको एज अ प्लूरल मान रहे हैं क्योंकि क्राउड्स के लिए जो प्रोनाउन स्टार्टिंग में दे दिया गया है वो है दे। तो यहाँ पर हमने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए कि कलेक्टिव नाउन में सबसे पहले हमें सेंटेंस की सेंस बनानी पड़ती है और उस सेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मान के ही चलेंगे कि कलेक्टिव नाउन जो है उसके साथ हमें सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है या प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस के ऊपर। जैसे ही सेंटेंस का सेंस आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत ही ईजीली लगा लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जो जहाज़ों का बेड़ा होता है उसे फ्लीट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग टुगेदर। अब यहाँ पर अ की बात है तो यहाँ पर एक जहाज़ों के बेड़े की बात हो रही है।
जहाज़ों का बेड़ा है लेकिन वो एक है, इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जब अ आ गया हमने इसे सिंगुलर ट्रीट कर लिया। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आपसे बात की जा रही है 2 फ्लीट ऑफ शिप्स, यहाँ पर जहाज़ों का बेड़ा है लेकिन 2 हैं, तो इसलिए एक से ज़्यादा है, हम यहाँ पर इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे और इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो है आर लगाया है। 2 फ्लीट ऑफ शिप्स आर सेलिंग टुगेदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पुलिस। अब जो पुलिस वर्ड है आपने देखा भी होगा कि अगर एक व्यक्ति पुलिस वाला है तब भी हम पुलिस वर्ड यूज़ करते हैं, एज अ डिपार्टमेंट देखें तो भी हम पुलिस वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाएंगे। लाइक जो पहला है द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इट, पुलिस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है, यहाँ पर इज सिंगुलर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हम एज अ डिपार्टमेंट देख रहे हैं कि कोई भी केस है तो मान लीजिए उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, यानी कि बहुत सारे पुलिस वाले कर रहे हैं, तो यहाँ पर एज अ डिपार्टमेंट के रूप में बात हो रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर ट्रीट किया इसे और इसे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाया वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाया। उसके साथ ही एक अगला एग्जाम्पल है द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन पीस एंड लॉ। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पुलिस है वो पहरा दे रही है मेरे एरिया में शांति और लॉ को स्थापित करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर पेट्रोलिंग मीन्स पहरा दे रही है। अब जब पहरा दे रही है तो यहाँ पर एज ऑफिसर्स बात हो रही है, जैसे कि हमने आपको टीम में बताया था कि एज अ कंट्री बात हो रही है तो हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, लेकिन एज हम प्लेयर्स मान के चलेंगे, अलग अलग प्लेयर, तो हम उसमें प्लूरल मान के चलेंगे उसे। ऐसे ही पुलिस में है, अगर एज अ डिपार्टमेंट बात हो रही है हम उसे सिंगुलर मानेंगे, लेकिन जब एज ऑफिसर्स देखेंगे कि वो जो है हमारे क्षेत्र में पेट्रोलिंग पहरा दे रहे हैं, तो पहरा दे रही है पुलिस, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है पीस और लॉ को स्थापित करने के लिए। यहाँ पर हम एज ऑफिसर्स देख रहे हैं। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंडिया। आपने जो इंडिया वर्ड है मैच में देखा होगा, इंडिया हैव वॉन द मैच। एक दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि इंडिया तो सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि जो भारत वर्ड है एक देश का नाम है और इसलिए वो सिंगुलर होना चाहिए, तो इंडिया हैज़ वॉन द मैच होना चाहिए। हैव वॉन द मैच क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर इंडिया को एज अ टीम देख रहे हैं, तो इसलिए एज अ टीम देख रहे हैं, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया हैव वॉन द मैच इसलिए लगाया गया है। लेकिन एक सेंटेंस आप देखिए जिसमें हमने इंडिया को एज अ सिंगुलर ट्रीट किया है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो इंडिया वर्ड है उसे हम देख रहे हैं एज अ कंट्री। एज अ कंट्री जब इंडिया को ट्रीट कर रहे हैं तो हम उसे सिंगुलर मान के चलेंगे, इसलिए हमने सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगाया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया है जो सिंगुलर के साथ लगाते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस में इंडिया हैव वॉन द मैच, यहाँ पर हम उसे एज अ टीम देख रहे हैं। अब टीम में प्लेयर्स भी होते हैं, इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब इंडिया मैच जीत जाती है तो नीचे लिखा हुआ आता है इंडिया हैव वॉन द मैच। और आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं ग्रामर में तो सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो हैज़ होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि ग्रामेटिकल हमें फॉलो करने पड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए, तो इन चीज़ों की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इनसे रिलेटेड ही ऐसे ही सेंटेंसेस आ जाते हैं और साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब्स की चॉइस आती है, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बात करते हैं सेंस की, तब आप हमेशा जो सेंटेंस है उसकी सेंस बना करके देखिए। सेंस में अगर वो सिंगुलर सेंस में निकलता है तब आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, अगर उसका प्लूरल सेंस निकलता है तो आप प्लूरल लगाइए। अब बात करते हैं वाई नाउन इज इम्पॉर्टेंट। नाउन हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन पता भी तो चले कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ा जा रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउन से शुरुआत करते हैं। जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो नाउन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच माना जाता है नाउन। एक तरीके से आप इसे मान लो कि ये चावल, बिरयानी में चावल है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य देख लो, तो जो नाउन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जब भी कोई वाक्य हम लिखते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो एक तरीके से ये चावल है बिरयानी में, तो नाउन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इन सेंटेंस मेकिंग। वाक्य बनाने में सबसे ज़्यादा नाउन का यूज़ होता है। जैसे कि जब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखें, ऐसा नहीं है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इस तरीके से सेंटेंस मेक होता है।
तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट भी और एज अ ऑब्जेक्ट भी। नाउन ही एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के यूज़ में भी यूज़ करते हैं। इसलिए नाउन इंपॉर्टेंट है, नाउन को पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट जो होगा वो सेंटेंस का वो नाउन हो। आपने देखा भी होगा ही शी से भी शुरू होते हैं, तो जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ आपको और बताती हूँ कि जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तीसरा, जिरंड भी हो सकता है। जब जिरंड का हम यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट तो उसमें सबसे पहले ही वर्ब आ जाती है प्लस उसके साथ आईएनजी लग जाता है, और या फिर स्टार्टिंग में जो वर्ड होता है सब्जेक्ट का उसमें इन्फिनेटिव भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब आ जाती है। जैसे कि आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि कोई भी एक सेंटेंस है, तो अगर जिरंड होगा तो वॉक, वॉक के साथ आईएनजी लग गया तो ये वॉकिंग बन गया। यहाँ पर सब्जेक्ट वॉकिंग हो गया कि वॉकिंग इज़ द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, मेरे डेली रूटीन का जो पार्ट है वो है वॉकिंग। यहाँ पर वॉकिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जिरंड से बना है। आपको बताया कि वर्ब में प्लस आईएनजी लग जाता है, जैसे कि वर्ब यहाँ पर वॉक है, इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये जिरंड बन गया। इन्फिनेटिव में क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब हो जाती है। अगर इसी को हमने इन्फिनेटिव में चेंज करना है तो हमने टू वॉक कर दिया इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज हम जानते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो टू वॉक इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, सेंटेंस वही रहा, लेकिन अगर हम इसे इन्फिनेटिव में चेंज कर रहे हैं तो ये टू वॉक हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम देखें तो जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या फिर जिरंड होता है या फिर इन्फिनेटिव होता है। तो इसीलिए नाउन को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में भी यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होता है। सो आज हमने डिस्कस किया कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, इनसे रिलेटेड रूल्स, साथ ही उनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएं। तो और अधिक जानने के लिए या और ग्रामेटिकल नॉलेज के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।